फवाद चौधरी साहब के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया है और दर्ज कराने वाला शख्स कौन है? ये है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। अब देखें जनाब, ये जो पर्चा दर्ज करवाया गया है ये 24 जनवरी में दर्ज करवाया गया है। हम बात करते हैं कि कानूनी वैल्यू या लीगल वर्थ क्या है इस पर्चे की, क्या प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं और आया इसमें कोई सज़ा के इम्कान है कि नहीं। और जो पर्चा दर्ज कराया गया है फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़, दफ़ात जो लगाई गई हैं, जो कंटेंट इस पर्चे के अंदर लिखा गया है, मेंशन किया गया, आया वो हकीकत पर मबनी भी है कि नहीं, हकायक से मुताबिकत भी रखता है कि नहीं। पर्चे के ब्रीफिंग में आपको बताता हूँ, जो मेन कंटेंट्स हैं, जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ कि जनाब जो मेन इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने एक स्पीच की है और उस स्पीच के अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल था वो स्टेट को की तरफ लोगों का रुझान ऐसे किया जाए कि लोग भड़कें, लोग रियासत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। रियासत के ख़िलाफ़ इस तरीके से एक हवा बनाने की कोशिश की गई है कि जनाब लोग नफ़रत करें। और इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि जो स्पीच कंडक्ट की है फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी चैनल के ऊपर, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन और उनके दीगर अफराद को, उनके ख़ानदान वालों को धमकाया वगैरह वगैरह। तो जो FIR के अंदर दफ़ात लगाई हैं वो 506, 505, 123A एंड 153A, ये वो सेक्शंस हैं जो डील करते हैं धमकियों से। और जब आप बात करते हैं सेक्शन 124A एंड 153A की PPC ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पिनल कोड, ये वो सेक्शंस हैं कि जब आप धमकियां दें स्टेट को, रियासत को, यानी बगावत के करीब लेके जाएं, लोगों को उकसाएं कि रियासत के खिलाफ उठ खड़े हो। अब हम मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि आया क्या स्पीच थी और क्या अल्फाज थे और ये सेक्शंस अट्रैक्ट होते भी हैं कि नहीं। अगर हम अल्फाज का चुनाव और स्पीच के क्रक्स की तरफ जाएं तो उसकी किस्सा मुख्तसर या मरकज़ी ख्याल ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो हमारी बात नहीं सुनता। ये मौक़िफ़ था फवाद चौधरी का। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इसी तरीके से आजकल बिहेव कर रहा है जैसे कोई मुंशी होता है जिसको कोई फ़ोन आए और वो उनका काम कर दे। यानी एक क्लर्क के तौर पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है जिसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, जिसको ऑर्डर्स आते हैं और वो काम कर देता है। ये बेसिक जो है क्रक्स था उस FIR का, उस इल्ज़ाम का, जिस पे ये सारी दफ़ा जो है लगाई गई और फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट का भी तरीका ठीक तरीके से अपनाया नहीं गया। जो तरीका CRPC बताती है उस तरीके से उनको अरेस्ट नहीं किया गया। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं तफसीली बात करूँगा। अब हम देखते ये हैं कि ये जो अल्फाज बोले गए हैं, आया ये इलीगल हैं, ऑफेंसिव हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ हैं या नहीं। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर सारे पॉलिटिशियंस की उठा ली जाए और उनको इसी मेयार पे, यार्ड स्टिक पे, इसी तराजू पे तोला जाए कि अगर आप कोई इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जैसे कि फवाद चौधरी ने किए हैं तो आपको अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए, यहाँ पे FIR दर्ज हो, तो फिर 100% सारे पॉलिटिशियंस पे FIR होनी चाहिए, सारे अरेस्ट होने चाहिए और सारे जेल में भी जाने चाहिए। क्योंकि ये सबको पता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसे देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर बनाना होता है या किसी भी तरीके से, चाहे वो गलत हो सही हो एक अलग बात है। लेकिन धमकियों में एक फ़र्क है। इस FIR के अंदर कोई क्राइटेरिया धमकी का नहीं बताया गया, सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि फवाद चौधरी ने हमें धमकाया। हम धमकाने का जो क्राइटेरिया इस FIR में मेंशन किया जो कि पूरा नहीं उतरता धमकी पे, वो ये है कि जो ज़्यादतियाँ आपने हमसे की हैं वो आपको लौटाई जाएंगी। ये वो लफ्ज़ है जिसको पकड़ लिया है इलेक्शन कमीशन ने, बुनियाद बनाया। अब बात यह है कि ये ऑफेंस में फॉल किसी तरीके से नहीं करता। जब आप किसी को धमकी देते हैं तो आपने स्पेसिफाई करना होता है कि मैंने आपके साथ करना क्या है। मिसाल के तौर पे आप धमकी देते हैं किसी शख्स को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें सख्त ज़र्ब पहुंचाऊंगा, मैं, और या आप उसे किसी भी संगीन नतीजे की धमकी देते हैं, वाज़ेह डिस्क्राइब करते हैं, अल्फाज का चुनाव उस वक्त ऐसा होता है, तो वो धमकी गिनी जाएगी कि वाकई धमकी दी गई है। लेकिन सिर्फ इतना कहना कि जी आपने हमारे साथ ज़्यादती की है तो हम ये ज़्यादतियाँ आप तक पहुँचाएँगे, हम कानूनी तौर पे आपका हर जगह पीछा करेंगे, ये कभी भी इलीगल एंड ऑफेंसिव धमकी में नहीं आता जिस पे ये सेक्शंस लगते हैं। यहाँ पे दूसरी बात बताता चलूँ कि जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं स्पेशली 153A एंड 124A PPC, ये रियासत की तरफ से लगाए जाने चाहिए थे क्योंकि ये रियासती ऑफेंसेस होते हैं, ये रियासत से रिलेटेड सेक्शंस डील किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पर्चा दर्ज कराने का रखता था जुरिस्डिक्शन या लोकस स्टैंडाई या राइट रखता था, वो रियासत थी।
इलेक्शन कमीशन रियासत नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक अदारा है और ये कोई जुडिशल अदारा भी नहीं है। इसके पास मैक्सिमम अगर कोई राइट था वो कॉन्टेम्प्ट का था, वो भी जुडिशल कॉन्टेम्प्ट नहीं। ये एक जुडिशरी डिपार्टमेंट नहीं, ये सिंपल डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है बतौर कमीशन इलेक्शन के मामलात को देखना, महदूद दायराकार में रहते हुए जितने लॉ ने इसको दिए हैं। ये कॉन्टेम्प्ट में जाता, ना कि पर्चा दर्ज कराने चला जाता। यहाँ से एक और मसला भी पैदा होगा कि इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को की जाती है कि वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा, वो गैर जानबदार होगा। अब इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी तो इलेक्शन कमीशन ही हुआ, तो इलेक्शन कमीशन जब खुद किसी पार्टी के मेंबर के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा रहा है तो उससे आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो हमेशा गैर जानबदार रहेगा और न्यूट्रल फैसले करेगा और वो बायसनेस नहीं शो करेगा। तो ये एक और कम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाएगी और पेचीदगी पैदा हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को किसी सूरत भी ये पर्चा दर्ज कराने की ना ज़रूरत थी, ना कराना चाहिए था। ये पर्चा दर्ज करवा कर खुद साबित किया कि दे आर प्रेशराइज फ्रॉम सम पार्टी, वो किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशराइज होके इस तरीके से काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जिस्मानी रिमांड जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से मांगा गया है अदालत से कि आप प्रोसिक्यूशन को दिया जाए जिस्मानी रिमांड। अब यहाँ पे एक और लीगल पॉइंट सामने आ गया कि जिस्मानी रिमांड तो वहाँ पे मांगा जाए जहाँ पे डिनाइल आ रहा हो एक्यूज़ की तरफ से कि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी। यहाँ पे एक्यूज़ जो फवाद चौधरी है वो मान रहे हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट दी और मैं इस पर कायम हूँ, तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत ही नहीं बनती थी। तो इस सिलसिले में अभी बहस जारी है कि आया रिमांड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने मेन पॉइंट ये रखा है कि जो इनका मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप्स हैं या दीगर कागजात वगैरह, तो हमें फ़र्दर वहाँ से एविडेंसेस चाहिए जिस पे हम मज़ीद अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें और वो चीज़ें कोर्ट फाइल का कल को हिस्सा बने। और सबसे आखिर में जो मेरी राय है, कानूनी राय, अगर कोई शख्स या कोई ताकत इस मामले में इस पूरी कार्रवाई करने का हक सबसे ज़्यादा रखती थी तो वो थी रियासत। जब रियासत को किसी किस्म की ज़रूरत पेश नहीं आई कि जनाब फवाद चौधरी के खिलाफ किसी किस्म का पर्चा दर्ज कराया जाना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन का अलग से कोई अख्तियार नहीं था बनता। और ये पर्चा फर्दर जब ट्रायल में जाएगा तो डेफिनेटली, क्योंकि ऑफेंसेस ठीक तरीके से पुट अप ही नहीं किए गए फवाद चौधरी के खिलाफ, जो रोल अट्रैक्ट करवाया गया है एलिजिडली, वो कब किसी तरीके से भी ऑफेंसेस के साथ मेल नहीं खाता और फवाद चौधरी का रोल इस तरह बनता ही नहीं जो कि एफआईआर में मेंशन किया गया। तो ये कल को ट्रायल के बाद इस केस में बरीयत ही आपको रिजल्ट नज़र आएगी और फवाद चौधरी ईजिली इसमें बरी हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि ट्रायल चले बगैर ही बरी हो जाएंगे, ट्रायल चलेगा, लेकिन एट द एंड जो है बरीयत ही इसका रिजल्ट होगी। थैंक यू।